ओके सो आज हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम कवर करेंगे सेक्शन 68 टू 72 फर्स्ट, जो कि डील करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो ये 5 सेक्शन से इनको कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ लेते हैं, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ दे रखा है, या सेक्शन 68 के बारे में पूछ लेंगे। सो डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है और मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। सो विल डू इट इन अ डिटेल, राइट। तो पहले एक बार इनका बैरक पढ़ लेते हैं, फिर हम सेक्शन 68 से संबंधित और 68 टू 72 जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है हमको, विल डील अबाउट इट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा सा एक ब्रीफ में समझ लेते हैं बैरक पढ़ने से पहले भी कि देखो जनरली क्या होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले या तो ऑफर होगा, ऑफर के बाद उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी। ये एक प्रोसीजर है। पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस जब एक्सेप्ट हो जाती है तो प्रॉमिस बन जाती है, और उस प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट कई बार ऐसी चीज होती है ना ही ऑफर होता ना ही एक्सेप्टेंस होती है। हाउएवर लॉ या जस्टिस, कानून या न्याय ये कहता है कि कोई इंसान, उसके सर्टेन ऑब्लिगेशंस है, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशन व्हिच अ पर्सन हैज टू फुलफिल, उसको अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने चाहिए, क्योंकि जो लॉ और न्याय ये कहता है कि इवन दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई ब्रीच है, नो ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो ब्रीच का सवाल ही नहीं आएगा, और ना ही कोई टॉर्ट्स है। इवन द पर्सन समहाउ इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल हिज वर्क, जो भी उसके साथ उसका कर्तव्य है। कर्तव्य ऐसा क्यों है? बिकॉज लॉ और न्याय ये कहता है यू हैव टू फुलफिल इट, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें। द बेस्ट एग्जांपल इज दैट इफ अ फाइंडर ऑफ अ गुड्स, किसी को कुछ सामान मिलता है किसी का, तो समहाउ इट्स अ ड्यूटी एंड इट्स अ ऑब्लिगेशन ऑन दैट पर्सन कि वो जो उसका रियल ऑनर है उस तक वो जो चीज उसको मिली है वो वापस पहुंचा दे। बिकॉज ये जो पूरे प्रोविजंस है 68 टू 72, एक बेसिक प्रिंसिपल है अनजस्ट एनरिचमेंट का। ठीक है, अनजस्ट एनरिचमेंट, इसका मतलब है nobody can be enriched at the cost of other, किसी और के पैसों पे या किसी और के खर्चे पे आप अपने आप को एनरिच नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बेसिक प्रिंसिपल होगा अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसपे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आधारित है। यहाँ पे कोई ना ही ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है, तब भी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्यों? कि कहीं ना कहीं लॉ ऐसा कहने के लिए आपसे कहता है, या जस्टिस ये कहता है, इक्विटेबल प्रिंसिपल ये कहता है जिसका सामान आपके पास आ गया है आप उसको रिटर्न कर दे, या अगर जिसका सामान आपके पास कुछ आ गया है, कुछ गुड्स आ गए हैं, इफ यू हैव यूज्ड इट, अगर आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, देन यू हैव टू पे फॉर इट। सेक्शन 70 में हम बात करेंगे इस बारे में, और सेक्शन 69 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोई इंसान बाउंड नहीं है, बट अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो इंसान बाउंड है उसके लिए उसके बेस पे कर देता है, आधार पे करता है, उसके बिहाफ पे करता है, देन ही इज एंटाइटल्ड टू गेट रिम्बर्स। ठीक है, उस इंसान से वो बाद में पैसा लेने का हकदार होगा। और सेक्शन 68 में जब हम जो पर्सन इनकैपेबल है उसको हम नेसेसरी सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं, तो भी हम उस माइनर से, या इनकैप या अनसाउंड माइंड हो सकता है, जब हमने उसको ल्यूनेटिक हो सकता है जब सप्लाईज की, बट नाउ ही इज परफेक्टली ओके, देन ही कैन पे बैक। और वो पे बैक कैसे करेगा? उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उससे हम वसूल कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 68 ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो इजी, अब हम सेक्शंस को भी समझ लेंगे। नाउ यू कैन सी चैप्टर 5 जो डील करता है सेक्शन 68 टू 72 तक। अब यहाँ पे देखो इसकी जो हेडिंग है वही कहती है सर्टेन रिलेशंस रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। रिजेम्बलिंग उस तरीके से लगते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ड्राइव्ड हुए हो, बनाए गए हो, बट कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है। इसलिए इन ऑब्लिगेशन को हमने कहा ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑब्लिगेशन है सारे। नाउ 68 क्या कहता है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज ओन अकाउंट। Claim for necessaries supplied to a person
इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कौन है? हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है, तो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है या तो माइनर होगा या पर्सन हु इज नॉट एबल टू गिव हिज कंसेंट। यानी कौन हो सकता है? लुनाटिक हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो दो बातें लिखी गई, एक तो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो इंसान, और इज इन अकाउंट। और इन इज एन अकाउंट का मतलब क्या है वो आपको ये सेक्शन के एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, और एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। अब ये जो सेकंड और से जो स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? आप लोग बताइए मुझे। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बात समझ में आ गई, जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इस और का मतलब क्या है? और एनीवन whom he is legally bound to support. The dependent of that incapable person. हाँ जी, तो जैसे एक माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड है, उस माइनर पे भी जो डिपेंड करता है, जैसे माइनर की वाइफ हो गई, माइनर के बच्चे हो गए। ठीक है, तो अगर हम माइनर के बच्चे को भी सप्लाई कर रहे हैं या माइनर की वाइफ को भी हम कुछ नेसेसरी सप्लाई करते हैं, इवन दो मैं बाद में अगर मैंने जो सप्लाई किया, आई कैन गेट रिम्बर्स फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, मैं उसकी प्रॉपर्टी में से रिम्बर्स करवा सकता हूँ। इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन with necessary suited to his condition, suited to his condition, जो उसी condition in life में जो चीजें जरूरतें थी। The person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. From the property, word यहाँ property लिखा है, person नहीं लिखा है। That means अगर हमने minor को supply की है तो minor is not bound to pay personally, but if the minor having any property, then the person who has supplied the necessary, जिसने सप्लाई करी है नेसेसरी की, वो उसकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है, बट नॉट पर्सनली। पर्सनली हियर मींस माइनर को वो क्लेम नहीं कर सकता, बट माइनर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। और सप्लाई किसको की गई? या तो माइनर हो, या माइनर की वाइफ हो, या माइनर का बेटा या बच्चे जो भी हो। क्योंकि इसमें अगर हम और की बात करें, anyone whom he is legally bound to support, यानी माइनर सपोर्ट करने के लिए बाउंड है, बट माइनर खुद नहीं कुछ कर पा रहा है तो हमने उसको सपोर्ट किया, उसकी वाइफ और बच्चे को। और सिर्फ माइनर की बात नहीं, यहाँ पे कोई और इंसान भी हो सकता है। द पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। माइनर तो कर ही नहीं कर पाता है, अब इनिशियो है, बट माइनर के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते, जैसे लुनाटिक इज नॉट एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 में हमने अनसाउंड माइंड की भी बात करी है। ही इज नॉट एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, जब वो अनसाउंड माइंड का है, तो उस वक्त अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इवन दो उसकी प्रॉपर्टी में से भी रिम्बर्स किया जा सकता है। सेक्शन 68 के बारे में आपको बेसिक बात समझ में आई होगी, आई होप। हाँ जी, क्लियर है? इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ए और बी क्या कहती है। A supplies B a lunatic with a necessary, अब देखो lunatic यहाँ कवर हो रहा है ना, with necessary suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. B की संपत्ति में से वो रिम्बर्स हो जाएगा जो भी उसने नेसेसरी सप्लाईज की होंगी। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे नेसेसरी सप्लाईज का मतलब क्या है। क्या आईफोन नेसेसरी सप्लाई है? क्या बाइक नेसेसरी सप्लाई है? क्या लग्जरीज नेसेसरी सप्लाईज में आएंगी, या सिर्फ ये फूड क्लोथिंग और शेल्टर तक की सीमित है? तो विल डू दैट विद द केस लॉस भी होंगे, उससे हम समझेंगे। बी क्या कहता है? ए सप्लाईज द वाइफ, देखो वाइफ और उसके बच्चों को, बी के बच्चों को वो सप्लाईज देता है, यानी नेसेसरी, जो कि एक लुनाटिक है, विद नेसेसरी सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। ए इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ पे बात करें सेक्शन 68 की, तो हमने सेक्शन 68 में, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा करते हैं। सेक्शन 68, तो सेक्शन 68 में सबसे पहले हमने देखा, एक तो जो पर्सन हिमसेल्फ, जैसे सपोज करो माइनर है, माइनर हो सकता है या लुनाटिक हो सकता है, हमने इन दोनों की बात करी। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इनकैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक तो हमने इसकी बात करी। बट हिमसेल्फ के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट, जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे उसकी वाइफ हो गई, उसके चिल्ड्रन हो गए,
और इसको हमने नेसेसरी सप्लाई की होगी, नेसेसरीज सप्लाई। बाद में हम क्या करेंगे, इसी नेसेसरी सप्लाई के बदले हम रिम्बर्स करवाएंगे। रिम्बर्स कहां से होगा, प्रॉपर्टी से होगा, उसकी एस्टेट से होगा, संपत्ति से होगा, पर्सनली वो लायबल नहीं होगा। यही है बेसिक बातें हैं इसमें, ठीक है। अब इससे संबंधित और भी चीजें डिटेल्स में देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, देखो हमने एक चीज देखी थी कि माइनर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। माइनर एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। और वॉइड एब इनिशियो की वजह से माइनर जो है पर्सनली लायबल नहीं है, बट माइनर की जो एस्टेट है उससे रिम्बर्स होगा, रिम्बर्स हो जाएगा माइनर की, ठीक है, रिम्बर्स हो जाएगा माइनर की प्रॉपर्टी में से। और वो भी उन चीजों को होगा जो नेसेसरीज थी। अब नेसेसरीज क्या होती हैं वो भी हम देख लेते हैं, बट इसको सेक्शन 68 को फुलफिल करने से पहले कुछ कंडीशंस होंगी, वो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले नेसेसरीज की सप्लाई होनी चाहिए, नेसेसरीज जो जरूरतें थी। लग्जरी नहीं आएगा इसमें, लग्जरीज कवर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्या हो सकता है, जिसको द पर्सन टू whom is incapable, जो इंसान जिसको हमने नेसेसरी सप्लाई करी he was incapable to contract, incapable to make contract। वो ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूं कौन हो सकता है, माइनर हो सकता है या ल्यूनाटिक होगा। थर्ड क्या हो सकता है, उसके डिपेंडेंट को भी कवर किया गया है। डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं, वाइफ हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, और इट मे बी एनी अदर पर्सन एज वेल। ऐसा नहीं है सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन हो, ठीक है। और क्या हम सप्लाई करेंगे, ऐसी चीजें जो उसको सूटेड करती है, सूटेड टू दैट पर्सन कंडीशन इन लाइफ, पर्सन्स कंडीशन इन लाइफ, उसकी जरूरतें की जो चीजें हैं जो उसकी डिपेंडिंग अपॉन। अब इसमें कई चीजें होती है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के आधार पर हम नेसेसरी सप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट आर दी नेसेसरीज, क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। नेसेसरीज क्या होंगी, ये तो डिपेंड करता है हर की सिचुएशन और लाइफ पे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड पे। जैसे सिर्फ बेसिक की बात नहीं है, नॉट ओनली द फूड, क्लोथ और शेल्टर ही नहीं होगा, सिर्फ ये सप्लाई करना ही अपने आप में नेसेसरी सप्लाईज नहीं होगी, ठीक है। ये कई बार डिपेंड करता है उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, उसकी परिस्थितियों पे, नॉट मेयरली अ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। जैसे अब डिपेंड करता है क्या क्या नेसेसरीज हो सकती है। अब सपोज करो, क्या ये नेसेसरीज होगी अगर कोई माइनर है, उसके फादर एक्सपायर अगर हो गए हैं, उसके फादर के फ्यूनरल एक्सपेंसेस, क्या ये नेसेसरी सप्लाई है। एक माइनर है, उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं, उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस अगर हमने दिए हैं, तो क्या ये नेसेसरी सप्लाईज हैं। हाँ जी, है या नहीं है। सर होंगे ये भी। बिल्कुल है, क्योंकि माइनर कहाँ से अरेंज करेगा, नेसेसरी सप्लाईज तो देनी हो, ठीक है। ऐसे ही और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे पता लगेगा क्या नेसेसरी सप्लाईज वो है या नहीं है। अच्छा, एक विडो है, उसके हस्बैंड के नेसेसरी सप्लाईज, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। एक विडो है जो कि माइनर है, उसके हस्बैंड के फ्यूनरल एक्सपेंसेस वो भी कवर होंगे, ठीक है, सेम ही बात हो गई है। अच्छा, एक माइनर जो है उसको अगर हमने हाउस दिया रेंट पे फॉर हिज स्टडीज,
उसकी पढ़ाई के लिए मकान दिया किराए पे, क्या वो कवर होगा? Yes. डेफिनेटली कवर होगा। अच्छा, माइनर को हमने लोन दिया, माइनर को लोन दिया ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। माइनर को लोन दिया था प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या ये कवर होगा? हाँ जी, माइनर को लोन दिया गया ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट होने से रोक सके, ठीक है, अटैचमेंट होने से रोक सके, क्या ये रिम्बर्स होगा? Sir, it can be covered. अब इसके देखो दो तरीके, आप ये मत सोचना कि माइनर एग्रीमेंट है, अगर इसको रिम्बर्स किया जा रहा तो हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट का एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 68 में रिम्बर्समेंट किस चीज से होता है? पर्सनली थोड़ी ना होता माइनर का। माइनर को जो लोन दिया उसके लिए माइनर को पर्सनली कंपेल नहीं किया जा सकता, बट माइनर के एस्टेट से तो लिया जा सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वहां से लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। अब सपोज एक केस था पीटर वर्सेस फ्लेमिंग। चलो उससे पहले एक और केस कर लेते हैं, नैश वर्सेस इमाम। अब माइनर को कपड़ा वपड़ा तो दिया ही गया, नेसेसरीज में आती है ना, क्लोथिंग दी जाती है माइनर को, नेसेसरीज में आएगी। ये जो केस है 1908 का है, 1908। डेफिनेटली दिस थिंग विल कम इन दी नेसेसरीज में तो आएगा ही, बट अगर सपोज हम उसको एक फैंसी कोट दे रहे हैं, फैंसी वेस्ट कोट, क्या ये उसमें आएगा नेसेसरी सप्लाई में? तो इस केस में कहा गया फैंसी वेस्ट कोट पे अगर आपने दिया है माइनर को, इट कैन नॉट बी रिम्बर्स, ये रिम्बर्स नहीं होगा। बाकी हाँ क्लोथिंग होगी। अब ऐसा है ना, कोई फैंसी ड्रेस दे रहा है, एक बिल्कुल सिंपल सोबर ड्रेस से भी काम चल सकता है, आप फैंसी दे रहे हैं, लग्जरीज दे रहे हैं बच्चे को, माइनर को, बाद में उसकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी रिम्बर्स, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें। अच्छा, ये डायमंड रिंग वगैरह आएगा क्या इसमें? यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डायमंड रिंग हो गए या कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए, क्या ये कवर होंगे? No, sir. ये चीजें कवर नहीं होती है, ये नेसेसरीज थोड़ी ना, ये तो लग्जरीज हैं ये तो, ओके। और इसमें जो लायबिलिटी है माइनर की, क्या लायबिलिटी है? माइनर क्या पर्सनली लायबल है? हाँ जी बताइए, माइनर पर्सनली लायबल है क्या? No, sir. Only state is liable. माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। माइनर जो है वो पर्सनल लायबल नहीं है। माइनर्स लायबिलिटी की बात करें तो माइनर जो है नॉट पर्सनली लायबल। सर जैसे आपने अभी हेडिंग डाल दी ये माइनस लायबिलिटी, इसकी जगह मैं इनकैपेबल पर्सन भी डाल सकते हैं, लायबिलिटी ऑफ इनकैपेबल ज्यादा उचित होगा, बट इनकैपेबल ज्यादा उचित होगा क्योंकि वो बड़ा एरिया हो, ठीक है। इनकैपेबल माइनर भी लुनैटिक भी हो सकता है, दोनों डाल दीजिए आप। इनकैपेबल लिखना ज्यादा उचित होगा, हम जेनस लिखें तो ज्यादा अच्छा है ना, स्पीसीज लिख दी मैंने तो। इनकैपेबल पर्सन लायबिलिटी, नॉट पर्सनल लायबल, बट उसकी जो एस्टेट है ना वो लायबल है, उसकी संपत्ति में से रिइंबर्समेंट होगा, रीइंबर्समेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये सेक्शन 68 है, बहुत सिंपल सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पे तो 20 नंबर का तो नहीं आएगा मेंस में, शॉर्ट में ही आएगा, तो इतना काफी रहेगा इसमें। ओके, अब हम आगे चलते हैं, सेकंड देख लेते हैं, सेक्शन 69 क्या कहता है। रिम्बर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी, रिम्बर्समेंट बाय अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। रिम्बर्समेंट हो रहा है यानी
अगर किसी ने पैसा खर्च कर दिया वो वापस ले रहा है, उसको रिम्बर्समेंट बोलते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, किसी और के द्वारा ड्यू था, इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, लेकिन मैंने पे कर दिया। पेमेंट तो आपको करनी थी बट मैंने पेमेंट कर दी है, बिकॉज मेरा भी कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट एज अ ऑनर नहीं है, मेरा इंटरेस्ट एज अ ऑनर नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट है कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, बचा लिया जाए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे संबंधित हूं, मैं चीजों से जुड़ा हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने अगर अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को दी है और टेनेंट उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, बट सडनली क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज होंगे या म्युनिसिपल टैक्स ड्यूज होंगे, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं और प्रॉपर्टी को, से फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑन टाइम, वो डेमोलिश करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं, ये काटने आ गए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उस दौरान, आप ऑनर नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू पे। आप तो एक मकान मालिक को देंगे पैसा कि भाई ये लो मेरा इस महीने का बिजली का बिल ये है, बट अल्टीमेटली क्या है, वो आपने उस वक्त उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने अपनी जेब से उसको पेमेंट कर दी, ठीक है। तो आपने जो पेमेंट कर दी है तो आप बाउंड नहीं थे, यू वर नॉट लीगली बाउंड टू पे, बट हाउएवर टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी यू पेड इट, देन यू विल आस्क योर लैंडलॉर्ड टू रिम्बर्स इट, कि मैं आपके बिहाफ पे पे कर चूंगा, अब आप मुझे पे कीजिए। समझ में आई ये बात? बताइए श्रेष्ठा, पूर्णिमा, उषा और इज ऑनलाइन अपार्ट फ्रॉम यामिनी एंड हर्षना। फिर इसमें हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो आ ही जाएगी। यानी कोई थर्ड पर्सन अगर पे कर रहा है, थर्ड पर्सन एयर मीन जिसका इंटरेस्ट जुड़ा है, वो अगर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ जिसकी अल्टीमेटली लायबिलिटी है, तो जिसकी लायबिलिटी है उससे मैं बाद में रिम्बर्स करा लूंगा जो मैंने पेमेंट की होगी। देखो इसमें भी एक चीज समझते हैं, ना ही जो टेनेंट है उसने किसी को ऑफर दिया, ना एक्सेप्टेंस हुई, बट उसने एक चीज परफॉर्म कर दी अपनी साइड से। ना ऑफर था, ना एक्सेप्टेंस थी, ना ही मालिक ने कहा था कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे कर देना, बट जो उचित लगा टेनेंट ने, क्योंकि अगर लाइट कट जाएगी तो टेनेंट की भी तो लाइट कटेगी। प्रॉपर्टी को अगर डेमोलिश कर दिया जाएगा टैक्स ना पे करने की वजह से, तो कहीं ना कहीं टेनेंट को भी तो नुकसान है, तो टेनेंट ने इसलिए पे कर दिया, उसका इंटरेस्ट भी छुपा था। बट नाउ इन लेटर ऑन ही विल आस्क द ओनर टू रिम्बर्स इट। अब आप देखेंगे a person who is interested in the payment of money which another is bound, underline कर लीजिए, another is bound by law, कोई और bound था, and who therefore pays it is entitled to reimburse by another, दूसरे से फिर वो जो बाउंड था उससे वो रिकवर करवा लेगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, बी के पास एक जमीन है बंगाल में जो कि लीज पे थे, ऑन अ लीज गारंटेड बाय ए। ए एक जमींदार है और जमींदार ने अपनी जमीन बी को दी है पट्टे पे, लीज पे, रिवेन्यू पेबल बाय ए। अब ए के द्वारा यानी जो मालिक है उसके द्वारा गवर्नमेंट को कुछ ड्यूज थे, रिवेन्यू पे करने थे, एरियर्स बन चुके थे, कुछ पैसा देना था सरकार को, लैंडलॉर्ड को, जमींदार को, और उस रिवेन्यू ना पे करने की वजह से हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर दी सेल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसको एडवर्टाइजमेंट कर दी कि इसको हम बेचेंगे। अब अंडर द रिवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सच सेल विल बी annulment ऑफ द बीज लीज। अब अगर रिवेन्यू लॉ की देखें तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, अगर संपत्ति बेच दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बी ने जो लीज पे जमीन ली है जमींदार से वो भी तो खत्म हो जाएगी। नाउ बी इस सेल को बचाने के लिए, यानी जिसको पट्टे पे जमीन दी है, लीज पे जमीन दी है, उसने इस परिणाम का आने से पहले ही या उसको सेल होने से पहले ही खुद पे कर दिया अमाउंट जितना भी रेवेन्यू था। अब ए क्या करेगा, ए बी जो है ए से वसूलेगा। ए इज बाउंड टू मेक द गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। बी ने जो पैसा दिया होगा रेवेन्यू के फॉर्म में सरकार को, वो वापस लेगा ए से। ठीक है, आई होप बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई डाउट है? लेकिन अब इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जिससे ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। सेक्शन 69, सेक्शन 69 में हमने देखा
इसके कुछ एसेंशियल्स हम बना लेंगे। आपने बैरेट तो पढ़ ही लिया। लायबिलिटीज जो कंडीशंस हैं, अब ये लायबिलिटीज कैसे अराइज होगी अंडर सेक्शन 69 में, लायबिलिटी कैसे अराइज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने अगर बैरेट पढ़ा है तो सेक्शंस उसमें देखे हैं। पहला क्या होता है इसमें, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। जो प्लेंटिव है जिसने केस डाला है किस पे, ऑनर पे, अगर इसने सू करा है फॉर द रिम्बर्समेंट ऑनर से, यानी लैंडलॉर्ड पे अगर इसने केस किया होगा, तो जो प्लेंटिव है, प्लेंटिव उसका इंटरेस्ट है इन मेकिंग पेमेंट, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग पेमेंट। सेकेंड क्या होगा, और प्लेंटिफ यहाँ पे बाउंड भी नहीं था पे करने के लिए। प्लेंटिफ इज नॉट बाउंड टू पे। प्लेंटिफ बाउंड भी नहीं था। बाउंड कौन था, डिफेंडेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, डिफेंडेंट अंडर लीगल कंपल्शन। डिफेंडेंट अंडर लीगल ऑफ कंपल्शन टू पे। डिफेंडेंट था पे करने के लिए। ठीक है, डिफेंडेंट मतलब यहाँ पे ऑनर आप मान लीजिए, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको पे करना था ना, बट पे किसने कर दिया, प्लेंटिफ ने। और प्लेंटिफ जो था वो Yes, sir. उसका इंटरेस्ट था, क्योंकि वो कौन था, टीनेंट था। अगर आप इलस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें कौन था, वो लेसी था, लेसी। ठीक है, लेसी। और ये जमींदार कौन था, वो डिफेंडेंट था, जमींदार। अब जमींदार के बिहाफ पे लेसी ने पे कर दिया, और जमींदार कौन था, लेस्टर था। जमींदार के बिहाफ पे कर दिया किसने, टीनेंट ने, यानी लेसी ने। तो बाद में रिम्बर्स करवाएगा ना जमींदार से, भाई जमींदार को, जमींदार पे केस फाइल करेगा। तो ये प्लांटिफ हो गया, ये डिफेंडेंट हो गया, जमींदार। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक बहुत टेक्निकल है, पेमेंट जो है ना वो किसी और इंसान को होनी चाहिए। पेमेंट टू अनदर पर्सन, ये समझना पड़ेगा आपको, ये क्या है, पेमेंट टू अनदर पर्सन एंड नॉट टू हिमसेल्फ। इस पे केस कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। पेमेंट टू अनदर पर्सन नॉट टू हिमसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक केस है, वो केस करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है पेमेंट किसको की जा रही है, तो ये उस दायरे में कवर नहीं होगा। केस का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस फर्नांडिस इन द ईयर ऑफ 1907 की बात है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस फर्नांडिस 1907। अब ये जो केस है ये क्या कहता है, इसमें हुआ क्या, एक जमींदार है, एक जमींदार ने क्या किया, अपनी जो लैंड है वो पट्टे पे दी है, यानी लीज पे दी है। किसको दी है, ये दी है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। ठीक है, जमींदार ने अपनी जमीन जो है वो एक पट्टे पे दी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, यानी सरकार के एक विभाग को दी है, सरकार को दी है ना जमीन पट्टे पे। अब हुआ क्या, इस जमींदार पे कुछ लैंड रेवेन्यूज ड्यूज थे, कुछ लैंड रेवेन्यूज ड्यू थे, कुछ अमाउंट ड्यू था जमींदार को, यानी सरकार को कुछ पैसा देना था उस जमीन के तहत, लैंड रेवेन्यूज।
अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करा, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पे कर दिया वो लैंड रेवेन्यू, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पे कर दिया, ठीक है, लैंड रेवेन्यू यानी सरकार को ही पे कर दिया, गवर्नमेंट को ही पे कर दिया। अब मुझे बताओ ये पेमेंट किसको हुई है, ये पेमेंट किसको हुई है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पे कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसने पट्टा लिया और इसने कहा भाई जमींदार के ड्यूज हैं, जमींदार के ड्यूज हैं, और क्योंकि हमने क्या पढ़ा सेक्शन 69 में, किसी और के ड्यूज मैं पे कर रहा हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट छुपा हुआ है। माना कि फॉरेस्ट का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लेकिन इसमें आई सेक्शन 69 में कवर होगा। तो कोर्ट ने इस केस में कहा पेमेंट वाज नॉट मेड टू अनदर पर्सन। कोर्ट ने इस केस में कहा कि पेमेंट वाज नॉट मेड टू अनदर पर्सन। सर इसके पीछे रीजन क्या है कि पेमेंट अनदर पर्सन को ही होनी चाहिए, खुद को नहीं होनी चाहिए, इससे क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी, एक सेकंड, पहले आप ये लिख लीजिए पेमेंट वाज नॉट मेड टू अनदर पर्सन। इस केस में पेमेंट किसी और को नहीं, सरकार ने खुद को ही कर लिया। देखो इसका सेक्शन 68 से लेकर 72 तक जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट? मेन ऑब्जेक्ट ये है कि नो वन कैन बी एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर। सेक्शन 68 टू 72 अनजस्ट एनरिचमेंट है। तो इसका मतलब अब वो पे नहीं करेगा, मतलब करेगा, वो करेगा ना डायरेक्ट, जमींदार पे करता, इसको डायरेक्ट पे करता, सरकार को जो ड्यू है ये बनता, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इससे रिम्बर्स मांग रहा है जमींदार से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई राइट नहीं है जमींदार से पैसा मांगने का। हाँ, जमींदार पे डायरेक्ट केस किया जा सकता है, गवर्नमेंट जो है ना वो डायरेक्ट केस करेगी जमींदार पे, गवर्नमेंट जमींदार पे केस कर सकती है। ऑफ कोर्स ये बात है लैंड रेवेन्यू और रिकवरी तो होनी चाहिए, बट किसी और ने पे कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको मैंने लीज दी है उसने पे कर दिया। नहीं तो ऐसा पता है क्या होगा फिर, अगर इस पॉलिसी को हम अप्लाई कर देना तो जनरली क्या होगा, सरकार किसी जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जमींदार का सारा पैसा जो ड्यू है वो खुद चुका देगी, फिर जमींदार पे केस कर। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 68 से 72 अनजस्ट एनरिचमेंट है, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो जमींदार से डायरेक्ट मांग सकती है। नहीं तो ऐसा क्या होगा, एक फिक्टिशियस डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा जिसका काम होगा पहले आप जमींदार से जुड़ो और उसका अमाउंट पे करो, और पे करने के बाद आप जमींदार से मांगे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखो एक चीज है ना, विच यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, इवन यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। पढ़ा है ये प्रिंसिपल? यस सर, लेजिस्लेशन तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप जो लॉजिक पूछ रहे हैं ना यामिनी, वो ये अप्लाई हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि इसका प्रिंसिपल अनजस्ट एनरिचमेंट है, और जब आप सीधे हाथ से नहीं कर सकते तो डायरेक्ट हाथ से भी, इनडायरेक्ट वे में भी नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट वे में आप वो चीजें फोर्स करा रहे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूज थे वो गवर्नमेंट के पे थे या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे थे? जमींदार को पे करना था ड्यूज, जमींदार को पे करना था, लेकिन हम जो सेक्शन 69 पढ़ रहे हैं उसमें यही तो है कि थर्ड पर्सन ने पे कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पे कर दिया लैंड ड्यूज गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने नहीं, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसका है, सरकार का ही तो है, सरकार के डिपार्टमेंट ने सरकार को ही पे कर दी। इससे तो कल को क्या होगा, कोई इंसान डेलिबरेटली विद मैलिशियस इंटेंशन, ताकि सरकार का पैसा जमींदार से मैं निकलवा लूंगा, मैं आपको पे कर दूंगा, फिर मैं ही केस कर दूंगा, तो डिफीट हो जाएगी कुछ पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। अब कुछ चीजों पे लॉजिक भी नहीं, लेकिन मेरा जो लॉजिक मैंने आपको दिया वो सटीक लग भी रहा है। यहाँ पे कहीं किताबों में नहीं लिखा, यामिनी का जो क्वेश्चन का आंसर था कहीं किताबों में नहीं लिखा, बट आई जस्ट थॉट कि इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, क्योंकि एक बहुत रीजनेबल क्वेश्चन पूछा है यामिनी ने। ओके, तो जो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। और इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 5 का, वो है अनजस्ट एनरिचमेंट।
आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस ठीक है, रिकवर फ्रॉम द सेलर। अब जैसे कुछ और चीजें भी होती हैं, कई बार क्या होता है, केस और कर लेते हैं। गोविंद राम का है, गोविंद राम गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट इन द ईयर ऑफ 1950 का केस है ये। अब ये केस जो है, जैसे हम कई बार क्या होते हैं, जब हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको पता होगा, जब पीपीए पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी मस्ट बी फ्री फ्रॉम, क्या वर्ड यूज होता है वहां पे, whenever you purchase any property then the property must be free from इनकम्ब्रांस। encumbrances। ठीक है, किसी भी तरीके का भार नहीं होना चाहिए उस पर, encumbrances। ठीक है, यही होता है ना। तो अगर इस पे ऑलरेडी कुछ ड्यूज थे, प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी, जैसे मैंने एक मिल खरीदी थी इस केस में, जब मैंने मिल खरीदी तो उसमें ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ ड्यूज थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ ड्यूज थे। तो वो ड्यूज अगर हैं जो मैंने पे कर दिया प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, तो मैं किससे रिम्बर्स करूंगा, मैं कहां से रिम्बर्स करूंगा उसको। अच्छा ये बात बताओ, जब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसमें बिजली का बिल ड्यू होगा, तो आप खरीदेंगे क्या? बिजली का बिल ड्यू है, पानी का बिल ड्यू है, तो आप क्या करेंगे? ये सब पहले सर उसे पे करेंगे तब लेंगे ना। नहीं, पहले तो उसको बोलोगे ना, भैया अपने बिल तो पे क्लियर करके दे, फ्री मेरे को प्रॉपर्टी फ्री दे ना, बिल्कुल किसी भी लायबिलिटीज में ना हो, कोई भी एनकम्बरेंसेस ना हो, कोई भी भार ना हो उस पे। मैं तो यही बोलूंगा, भैया इसको बिल को पे करके दे, अगर नहीं पे करा तो मुझे पेमेंट दे। अब सपोज करो बाद में उसने, क्योंकि बिल तो 1 महीने बाद जनरेट होता है ना, सपोज करो मैंने 1 तारीख को प्रॉपर्टी खरीदी, बिल जनरेट हुआ कितनी तारीख को, 31 तारीख को बिल आया, और 31 तारीख को तो बिल आया, वो ऑलरेडी वो पुराना बिल था, जिस वक्त वो ओनर प्रॉपर्टी में रह रहा था, जिसने मुझे बेची प्रॉपर्टी। तो मैं उससे रिम्बर मैं पे तो कर दूंगा, अगर क्योंकि मैं नहीं पे करूंगा मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी तो कट जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, तो मैंने पे कर दिया, बाद में मैं उससे रिम्बर्स करवा लूंगा। या म्युनिसिपल टैक्स के कॉर्पोरेशन तो साल में 1 बार ही जाते हैं, महीने के हिसाब से जाते हैं। तो इस केस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई ड्यू था, कुछ टैक्सेस से जो कि क्लियर नहीं थे, तो मैंने पे कर दिए, जो न्यू परचेजर था उसने पे कर दिए, बाद में वो रिम्बर्स करा लेगा उससे। ठीक है, ये सिंपल सा केस था, गोविंद राम गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। यस सर। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 70 की तरफ। सेक्शन 70 जो डील करता है, सो क्लीन कर देते हैं पहले। नाउ सेक्शन 70 you can see on your screen, obligation of a person enjoying benefit from non-gratuitous act. Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act. अभी नॉन ग्रेचुइटस एक्ट क्या होता है? जब आपका इरादा है किसी काम को करने का, जब आप किसी चीज को करते हैं बट आपका पर्पस फ्रीली सर्विस नहीं है, आप जो कर रहे हैं ना किसी के लिए, वो फ्रीली सर्विस नहीं है, फ्री में नहीं कर रहे, आपके इंटेंशन है कि आप भी जिसके लिए कुछ कर रहे हैं उससे पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, आप वो सामने वाला वो कुछ कंसिडरेशन देगा, नॉन ग्रेटिस होता फ्री में ना करना। लेकिन सामने वाले ने वो चीज एंजॉय करी है, तो कहीं ना कहीं he has to pay certain amount for your work which you have done. So where a person lawfully does, अब ये देखो lawfully होना चाहिए पहली बात, unlawfully नहीं होना चाहिए। Anything for another person, किसी इंसान के लिए उसने कुछ चीज की, और delivers anything, करता है या कुछ चीज को डिलीवर करता है, not intending to do so gratuitously, ये क्या होता है, उसका इरादा फ्री में काम करने का लिए नहीं है, समाज सेवा वो नहीं कर रहा है, शुरू से इंटेंशन है कि मैं जो मैं कुछ करूंगा मैं आपसे पैसे भी लूंगा। एंड सच अदर्स
person enjoys the benefit thereof, और वो सामने वाला आपने जो डिलीवर करा है या आप जो चीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको वो एंजॉय कर रहा है. द लेटर इज बाउंड टू मेक द कंपनसेशन. अब यहाँ एक वर्ड लिखा है कंपनसेशन, इस पे फोकस रखना. इसी के नीचे अब ये लिख लो, यहाँ पर SRA अप्लाई नहीं होगा, स्पेसिफिक रिलीफ परफॉर्मेंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होगा, ना ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. लिख लीजिए, कंपनसेशन मिलता है सिर्फ, ना ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप एनफोर्स करा सकते हैं. बट क्या मांग सकते हैं आप? कंपनसेशन मांगेंगे टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर. या तो कंपनसेशन मांगेंगे या रिस्टोर कर दो, मेरी चीज जो मैंने आपको दी थी वो वापस दे दो. रिस्टोर में आप रेस्टिट्यूशन जरूर लिख सकते हैं, चीज को वापस देना. द थिंग सो डन और डिलीवर्ड. ठीक है, यानी यहाँ पे कर्तव्य उस इंसान का जो बिना किसी हमारे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं फ्रीली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और आपने उस सर्विस को enjoy किया हो, then you have to pay for that. You have to pay the compensation, the work I have done for you. It is not a case of a specific relief act. यहाँ पे enforcement of contract की बात नहीं होती है. सेक्शन 70 में ये जरूर लिख लेना, SRA यहाँ अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 70 में. क्योंकि आपको लग रहा है ना, देखो मैंने आपके लिए कुछ किया और मैं आपसे पैसे मांगने आ रहा हूँ, आप कह रहे हैं भाई ये तो फ्री सर्विस थी, तो आप कहोगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है. पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है, ऑफर भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है. तो इसलिए यहां पर क्या है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बात समझ में आ रही है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तब होगा जब मैं आपको ऑफर दूं और आप एक्सेप्ट कर लें, हम दोनों में से कोई ब्रीच करे. बट यहाँ तो ना ही ऑफर था ना एक्सेप्टेंस ही, बट ब्रीच हुआ है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आएगा. बट वहां पर आपको मुझे सिर्फ कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसने आपके लिए कुछ किया हो और उसका इरादा था नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. और जब ब्रीच नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही वो ब्रीच है, तो व्हाई यू गो फॉर एनफोर्समेंट? जब जो चीज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आप एनफोर्स भी नहीं करा सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? से यस और नो? यस सर. देखो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये चीजें आपको शायद, मुझे नहीं पता कि आपने कभी पढ़ा होगा तो ये चीजों पे फोकस भी करा होगा. हर इंसान इतनी चीज ध्यान रख लेता है कि 70 में लिखा है कि नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है, जो फ्री में इरादा करने का नहीं है, उसके लिए वो कंपनसेशन मांगेगा. अब आप लॉजिक भी सुनो इसके पीछे, SRA क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? क्योंकि ना ही कॉन्ट्रैक्ट बना, क्योंकि हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ना ऑफर होता ना एक्सेप्टेंस होता है, तो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो ब्रीच भी नहीं हो रहा, इसलिए हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं. और क्वांटम मैरियट भी इसमें आ जाएगा. जितना काम उतना पैसा ले ले भाई, जितना तुमने काम किया उतना पैसा ले ले, वही कंपनसेशन है. और इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं अप्लाई हो रहा. ठीक है, बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होने के लिए तो पहले कॉन्ट्रैक्ट तो हो, फिर उसका ब्रीच हो, फिर हम कहेंगे भी एनफोर्स कराइए. कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट और टू रिस्टोर. वापिस चीज होती है, रिस्टोर होती है, रेस्टिट्यूशन होगा. द थिंग्स वर डन और डिलीवर्ड. ए ट्रेड्समैन लीव्स अ गुड्स एट बीज हाउस. एक व्यापारी है, वो कुछ सामान अपना गुड्स जो है बी के घर पे गलती से छोड़ आया है, मिस्टेक से. बट बी ने क्या करा, अरे सामान मिल गया, मैं यही तो चाहिए था. उन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया, उसमें उस सामान को अपने इस्तेमाल में ले लिया. ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम. ही इज कम, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ही ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है. चीज मेरे घर पे थी, मेरे को मिल गई, वो भूल गया था, मैंने यूज कर ली, मेरे को पे करना पड़ेगा. आप टू कंपनसेट. यहाँ कोई ब्रीच नजर आ रहा है? कोई ब्रीच तो है ही नहीं. ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर. ए जो है बी की संपत्ति को बचाता है जलने से. ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बी इफ दिस सर्कमस्टेंस, अगर परिस्थितियां ये बताती हैं कि ही नेवर इंटेंडेड, के उसका इरादा था ही नहीं कि एक्ट ग्रेटिशियसली है, टू एक्ट ग्रेटिशियसली. ठीक है, उसका इरादा नहीं था. अगर उसका इरादा होता कि भाई हाँ ये नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, तो पैसा मिलता. आपने केस किया था, याद होगा, एक वो फायर ब्रिगेड वाला जो केस था. जब उसने कॉल किया तो फायर ब्रिगेड सर्विस वो फ्री नहीं थी उसके जोन में, तो ही हैज टू पे.
पे करना पड़ा ना, बिकॉज दैट वाज नॉन ग्रेटिशियस एक्ट फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में करा था केस हमने, यस सर यस और सर। वो उसने बाद में कंपनसेशन मांग लिया था ना, और उसको मिला भी, बिकॉज अदर पार्टी वाज नॉट अंडर इंटेंशन टू डू अ ग्रेटिशियस एक्ट। अब इससे संबंधित कई सारे केसेस होंगे। आई होप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। वो कर लेते हैं हम सेक्शन 70। अब कुछ ऐसी कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए पहले सेक्शन 17 पे पहुंचने से पहले। तो फ्यू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल। क्या क्या कंडीशंस होंगी टू सेटिस्फाई सेक्शन 17, तभी वो इन्वोक होगा। हमने क्या पढ़ा? एक्ट जो है वो लॉफुली होना चाहिए। ये तो मैंने आपको अंडरलाइन ही करा दिया था। लॉफुल करता है किसी इंसान के लिए समथिंग, समथिंग फॉर अनदर, ठीक है, और डिलीवर या कुछ डिलीवर करता है। डिलीवर के फॉर्म में आप गुड्स समझ सकते हैं, गुड डिलीवर्स कर दिए गुड्स, और उसने वो, ये लॉफुल एक्ट है ना। वैसे तो इलीगल अगर गुड्स सप्लाई होंगे तो रिम्बर्स नहीं होती चीजें। सपोज करो मैं आपके घर पे गया और मैं ओपियम लेके गया और मैंने ओपियम छोड़ दिया, गांजा छोड़ दिया आपके घर पे, आपने यूज कर लिया, मैं कोर्ट जा रहा हूँ कि भैया मैं गांजा छोड़ के आ गया था उसके घर पे, मेरे को पैसे दिलवाइए। कंपनी कोर्ट दिलवाएगी क्या? बताइए, कोर्ट दिलवा देगी गांजे का पैसा? नो नो सर। क्योंकि वो अपने आप में अनलॉफुल चीज है। इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सर, वो पहली बार जाएगा ही नहीं इसके एनफोर्समेंट के लिए। तो समझदार होगा तो वो कहेगा ना कि भैया मैं चाहूंगा कोर्ट मुझे और धर दबोच लेगी, गांजे की बात चल रही, आ जाओ अंदर, बहुत दिन से पकड़े नहीं लोग ऐसे, ठीक है। और उसका इरादा जो था, इंटेंशन कैसी थी? ग्रेटिशियसली एक्ट है या नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है? नॉन ग्रेटिट्यूस। हाँ जी, ग्रेटी, अरे स्पेलिंग क्या हो जाती है बार बार। ग्रेटिशियस एक्ट, ठीक है। उसका इरादा फ्री सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं है, उसे भी पता है कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। और थर्ड क्या हो सकता है कि तीसरे इंसान ने, आई मीन जिस इंसान को उसने सर्विस दी, ही एंजॉयड इट, एंजॉयड द बेनिफिट। ये तीन इसके एसेंशियल्स होंगे, देन ओनली सेक्शन 70 वुड अप्लाई, ठीक है। तभी ये सेक्शन 70 अप्लाई होगा। लॉफुली एक्ट होना चाहिए, जो इस इंसान ने कुछ काम किया वाज नॉन ग्रेटिशियसली एक्ट है, और फॉर हुम इट हैज बीन डन, जिसके लिए वो किया गया, वो इंसान ने उसको एंजॉय किया हो, ठीक है। इसमें हम एक चीज बात समझ चुके हैं कि सेक्शन 17 कहाँ अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 70 फॉर एनफोर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, नॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सेक्शन 70 नॉट फॉर लिखना, नॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और किस लिए नहीं होगा यहाँ पे अप्लाई? it is also not a breach of contract, also not breach of contract भी नहीं है, ठीक है। ये चीज भी नहीं है इसमें। अब देखो ये होते किस तरीके के एक्ट, इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं सेक्शन 70 में क्या क्या कवर होती है। आपने सपोज कीजिए आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन में कुल्ली आपका बैग उठा लेता है, आ जाते हैं ना, जबरदस्ती बैग उठाते हैं, आप उसको उठाने देते हैं, वो सामान लेके रेलवे स्टेशन जिस प्लेटफॉर्म पे आपको छोड़ना वहां तक ले जाता है, फिर आपसे मांगता है 50 रुपए दे दीजिए। तो ये जो 50 रुपए आपने ऑफर नहीं करा, कहीं ना कहीं इम्प्लाइड ऑफर तो है, यू अलाउड हिम, हाउएवर उसका इरादा क्या था कि उसे कुछ मिलेगा, तो दैट इज अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट।
and that is lawful, or you have enjoyed it. आपको सामान ना उठा के ले जाना पड़ा, you enjoyed it. उसका इंटेंशन था नॉन ग्रेटिशियस और एक्ट तो लॉफुल है ही. ठीक है, तो ये पहला इसका आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, रेलवे वाला हो गया, गुड्स उठा के लेके जाते हैं. इसमें एक चीज और है, जिस इंसान के लिए उसने कुछ किया ना, इसी में आप ये तो फर्स्ट इसके पॉइंट्स में बना रहा हूँ, पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिख लेना इसको, पॉइंट्स टू रिमेम्बर. ये पहला पॉइंट हो गया. ठीक है, दूसरा ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड इसमें है कि यहाँ पर ये जिस इंसान ने एंजॉय किया है ना बेनिफिट, इसके बाद एक ऑप्शन था. ऑप्शन किस चीज का था? ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन. ऑप्शन टू रिजेक्ट लिख लेते हैं. ये रिजेक्ट कर सकता था ना सर्विस को. इसके बाद ऑप्शन था, भाई जब तुम्हारा सामान कोई कुली उठा रहा है तुम उसको मना कर सकते हो ना, तुमने होने दिया तो यू हैव टू पे लेटर ऑन. तो देयर वाज अ ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट, ऑप्शन टू रिजेक्ट अवेलेबल था. ठीक है, और जो इसने काम किया वो विदाउट रिक्वेस्ट था. अगर ये रिक्वेस्ट आ जाती तो ये क्या बन जाता? तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस आ जाता. अगर रिक्वेस्ट है इसका मतलब ऑफर है, तो दैट वाज विदाउट रिक्वेस्ट, बिगर किसी रिक्वेस्ट के उसने काम किया. देयर वाज नो रिक्वेस्ट. बट रिक्वेस्ट में जब उसके पास रिक्वेस्ट थी, विदाउट रिक्वेस्ट उसने काम किया, बट ऑप्शन आपके पास था रिजेक्ट करने का, बट आपने नहीं किया रिजेक्ट. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान माइंड में रखते हुए ही इस चीज को समझना. और सर्विस जो थी वो रेंडर करी लॉफुली. लॉफुली तो हम पहले कर ही चुके हैं. ठीक है, लॉफुली होने चाहिए सारी चीजें. देखो सर्विस हो सकती है रेंडर्ड लॉफुली या गुड्स डिलीवर्ड. ये लॉफुली होनी चाहिए. सर्विस तो रेंडर होगी ना, सर्विस रेंडर लॉफुली या गुड्स डिलीवर्ड लॉफुली, ये सारे लॉफुल एक्ट होने चाहिए. अब इस पे केस कर लेते हैं. तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है? रिक्वेस्ट विदाउट रिक्वेस्ट. अगर रिक्वेस्ट आ जाएगी तो क्या बन जाएगा अर्चना? तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑफर हो गया. मैंने आपसे कहा कि आप मेरे लिए कर देंगे, ये मेरा ऑफर हो गया. आपने कहा मैं कर दूंगा, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया. हम जो बात करें 68 से 72 तक वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं होता. ओके, अब एक केस करते हैं. केस से कई बार हम गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट भरवाया जाता है. पीसी वाधवा का एक केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. पीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन द केस ऑफ 1987. अब ये केस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं इन चीजों से. हम जब जॉब करते हैं तो हम कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं और हम कुछ अमाउंट भी पे करते हैं, बॉन्ड भी पे करते हैं. ठीक है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ द बॉन्ड करते हैं ताकि जो हमें शुरू में ट्रेनिंग मिलती है ना, ऐसा ना हो कि हम ट्रेनिंग करके भाग जाए. अगर इसलिए कुछ सर्टेन अमाउंट रखवाया जाता है, बॉन्ड भरवाया जाता है, 1 साल 2 साल कुछ अमाउंट भी रखवा लिया जाता है. तो एक केस में ऐसा ही हुआ जहाँ पे कैंडिडेट था, वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ, और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ तो उसने ट्रेनिंग भी ले ली, और ट्रेनिंग के बाद वो ज्वाइन नहीं करता, रिफ्यूज टू ज्वाइन. जब उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग? हाँ जी, बताइए जरा, क्या गवर्नमेंट का जो पैसा तुम्हें सिखाने के लिए लगा, ट्रेनिंग दी, कैन इट बी रिकवर्ड? यस सर, वो रिकवर कर सकते हैं. देखो पुराना केस है आपका 1987 का है, बट आप आज के टाइम में तो ऑलरेडी एडवांस में पैसे रखवा लेते हैं, इसलिए बॉन्ड भरवा लेंगे आपसे या कुछ ड्राफ्ट रख लेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट रखवा लेंगे.
इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तक की जॉब पे रखवा लेते हैं आजकल सिक्योरिटी, ताकि भागे ना। तो सेम जेएजी वाला एग्जाम जो होता है ना, जज एडवोकेट जनरल, उसमें भी सेम कंडीशन होती है कि अगर ट्रेनिंग। अब तो आप जो बैंक की नौकरियां करो, अभी जो आप बैंक की नौकरी करोगे ना लॉ ऑफिसर की, उसमें भी रखवा लेंगे अमाउंट आपसे, क्योंकि आप पता चला सीख के फायदा लेके आप चले जाएं। और ऑलरेडी हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को भी हमने वैलिड माना, राइट? है ना, जब हमने कहा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, वैलिड होते हैं ना वो। अब सेक्शन 70 से संबंधित एक मैक्सिम भी है, एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी कर लेते हैं पहले। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्वांटम मेरिट, सुना है? हाँ जी, क्या होता है ये? इक्विटी पर ही बेस्ड प्रिंसिपल है कि जितना काम किया उतना पेमेंट या कंपनसेशन मिलेगा। देखो, जितना आपने काम कर दिया भाई, उतने का तो पैसा दे दो मेरे को। माना कि आप और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है तो मुझे आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, मुझे आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ ना, भाई रुक जाए, इतना काम छोड़ दे, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क। सो जितना काम वो सर्विस अपनी वर्क विच हैज ऑलरेडी बीन डन, somehow I'm liable to pay for that, मैं उसके लिए पेमेंट पे करूंगा। तो ये क्वांटम मेरिट क्या है? जनरली हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा काम करने के लिए होता है, टू डू कंप्लीट वर्क, ठीक है, कि भैया ये काम पूरा कर देना तुम मेरे लिए, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। बट ऐसा सिचुएशन आती है कि कई बार मुझे पसंद नहीं है आपका काम, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, व्हाट वर्क हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन, या सर्विस विच एवर हैज बीन रेंडर्ड, जो सर्विस रेंडर हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि मिस्त्री अगर मकान बनाने के लिए मैंने उसको हायर करा कि भाई हाँ तुम मेरा पूरा मकान बनाना, 50,000 रुपये में दूंगा। अब वो उसने मकान स्टार्ट तो करा, लेकिन उसका काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको कहा भाई काम बंद कर तू। तो काम जब बंद कर, जितना वो काम कर चुका उतने के लिए तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्विटेबल प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विटेबल प्रिंसिपल भी कहता है नो वन कैन बी एनरिच्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो इक्विटेबल प्रिंसिपल ये कहता है भाई जिस इंसान ने जितना काम कर दिया उसको उतना तो दे दिया जाए। तो यही यहाँ पे क्वांटम मेरिट है, रीजनेबल कंपनसेशन पे किया जाए। वैसे जब हम डैमेजेस की बात करेंगे ना, सेक्शन 73 से 75 एक बार और बात करेंगे हम क्वांटम मेरिट, उसमें भी कवर करते हैं। बट 70 में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इंसान कुछ काम कर चुका है तो उसके लिए हम पे करना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए ये टॉपिक जो कवर होता है 73 to 75 में होता है, क्योंकि डैमेजेस की बात आती है, कंपनसेशन की बात आती है, तो वहां कवर होगा। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे अगर हम सेक्शन 70 की बात करें तो कई बार हम गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें होता क्या है, जैसे एक लीडिंग केस था, जिसमें गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई ठीक है आप ये कंस्ट्रक्ट कर देना, ये बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट कर देना। अब बिल्डिंग तो बना दी, इसका रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 299 से। आर्टिकल 299 आप आई होप आप सबने पढ़ा होगा। आर्टिकल 299 में क्या है कि गवर्नमेंट जब भी अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दैट वुड बी डन इन द नेम ऑफ यूनियन, और स्टेट गवर्नमेंट जब भी करती है वो सारे काम जो होंगे या तो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं या फिर वो गवर्नर के नाम से चलेंगे, जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। और ये प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, इसकी फॉर्मेलिटीज होती है वो होनी चाहिए कंप्लाई। बट गवर्नमेंट ऑफिशियल कई बार क्या होते हैं, वो वर्बली काम करवा लेते हैं या विदाउट एनी रिटर्न ऑर्डर ऑफिशियल, ये जो प्रोसेस है इसको बिगर फॉलो किए करवा लेते हैं विदाउट फॉलोइंग आर्टिकल 299। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अब जो इंसान ऐसा, एक केस में ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किसी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा भाई ठीक है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देना, उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, लेकिन जब बाद में पेमेंट की बात आई
तो पेमेंट के बाद में कहता है, गवर्नमेंट कहती है, ऑफिशियल्स कहते हैं कि भाई देयर इज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 299 की जो लीगैलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है, उसके आधार पर होना चाहिए था। बट कई बार हम ओरली भी चीज काम करवा लेते हैं। अब एक बात बताओ, थाने का एसएचओ कर कहेगा भैया ये साइड में एक बिल्डिंग छोटी सी वो बना दे, वॉशरूम बना दे, तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा लिखित में मांगेगा उससे? बताइए जरा। हाँ जी, नो सर, प्रैक्टिकली तो ऐसी चीजें ओरली होती हैं। ओरली हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे काम कर दिया। जब बात आई पेमेंट की, उसने कहा भाई देयर इज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले केस का नाम लिख लेते हैं। केस का नाम था ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल, बीके मंडल एंड सन्स। तो कंस्ट्रक्शन तो हो गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद जब पेमेंट की बात आई तो कहा कि देयर वाज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाई शुड आई पे टू यू। तो वहां पे भी एक क्वांटम मैरिट का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया कि भैया जो काम वो कर चुका है उसको तो दो। और कई बार जरूरी नहीं होता हर चीज हम लीगल फॉर्मेलिटीज में जाके करें। गवर्नमेंट ऑफिशियल अक्सर अपने काम को वर्बली भी करवा लेते हैं विदाउट फुलफिलिंग या विदाउट गोइंग थ्रू विद द फॉर्मेलिटीज लेड डाउन अंडर आर्टिकल 299। तो यू हैव टू पे, जितना इंसान उसने काम किया उसको उतना तो पे किया जाए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में जो सर्विसेज थी वो वॉलंटरली एक्सेप्टेड थी। आप रोक सकते थे ना, पुलिस वाले रोक सकते थे ना, मतलब नॉट पुलिस वाले, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को बेनिफिट ले रहा था वो कुड स्टॉप इट, बट उन्होंने स्टॉप भी नहीं किया। नीदर स्टॉप एंड दे एंजॉयड द बेनिफिट। अब फायदा भी उठा रहे हैं, पैसा देने की बात आ रही है, मना कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस इंसान ने जो ये कंस्ट्रक्शन किया, नो इंटेंशन टू डू ग्रेटिशियसली भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि मैं फ्री में काम कर रहा हूं। और लॉ ये भी कहता है कि इट इज जस्ट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। अब किसी ने तो अपना पैसा लगाया, अब आप उसका पैसा वापस भी नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने देखा सेक्शन 17 के एप्लीकेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है, जहां पे कई बार जरूरी नहीं लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल की जाए, ऑफर और एक्सेप्टेंस की सारी टेक्निकलिटीज नहीं होती है, देन यू हैव टू पे। ठीक है, ये समझ में आ गया बात? यस। क्योंकि एक दफा केस मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्वांटम मैरिट पे केस कर लेते हैं। केस का नाम था डी बर्नार्डी। एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे ही लिखा हूँ यहाँ पे, सॉरी, BER बर्नार्डी, BERNARDY वर्सेस हार्डिंग। ना 1853 का केस है। अब जैसे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दैट ए विल डिलीवर 500 बैग्स, 500 बैग्स जो है वीट्स के वो देगा, 500 बैग्स। बट 500 बैग की जगह अभी तक उसने सिर्फ 100 ही अप्लाई करे हैं, ओनली 100 सप्लाई करे, ओनली 100 सप्लाइड। बट 400 के लिए वो मना कर देता है कि बाबा सप्लाई मत करना। लेकिन जो 100 सप्लाई हो चुके हैं उसका पेमेंट तो पे करेगा ना। तो यहाँ क्वांटम मैरिट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अप्लाई होता है क्वांटम मैरिट, जितना काम उतना पैसा तो दीजिए। जैसे एक केस और कर लेते हैं, क्वांटम मैरिट पे कर रहा हूँ। ये वाला जो केस है ये अलग था, ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल, ये केस अलग था। एक केस और कर लेते हैं जल्दी से। लिख लिया आपने ये? यस सर।
क्वांटम मेरिट पे ही कर रहे हैं क्योंकि क्वांटम मेरिट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में और आता भी है। केस का नाम है प्लांच वर्सेस कॉलबर्न, 1831 का केस है। अब ये केस क्या है, एक पब्लिकेशन होना था पीरियोडिकल, जैसे एक मैगजीन्स आती है ना पीरियोडिकल, पब्लिकेशन ऑफ पीरियोडिकल्स था, उसका नाम था पीरियोडिकल का जुवेनाइल लाइब्रेरी। जुवेनाइल लाइब्रेरी के नाम से पीरियोडिकल आना था। इस पीरियोडिकल को आने के लिए ऑफ कोर्स की बात है कई सारा कंटेंट चाहिए, कंटेंट लिखना है। जब एक पीरियोडिकल यानी कि अगर हम मैगजीन बनाएंगे तो हमें कुछ कंटेंट राइटर्स भी चाहिए होंगे। ऐसे कंटेंट राइटर की सर्विसेज ली गई कि भैया आप इस पीरियोडिकल के लिए मटेरियल बनाएंगे, लिखेंगे। अब इस जिसकी सर्विस ली गई उस इंसान ने कई सारे कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, किताबें इकट्ठे करी और कुछ काम भी कर दिया, बट लेटर ऑन इसने कैंसिल कर दिया। इस इंसान ने कैंसिल कर दिया कि भाई ठीक है अब ये पीरियोडिकल्स जो हैं ये हम पब्लिश ही नहीं कर रहे। उसने वही मेन पर्पस ही खत्म कर दिया, पब्लिकेशन ऑफ द पीरियोडिकल्स। तो क्या इस इंसान ने जो ये काम कर चुका है क्या इसको कंपनसेशन मिले या ना मिले? इसको कंपनसेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट, इसको दिया गया। ठीक है, ऐसे एक केस और कर लेते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन स्टोन इंडस्ट्रीज, (1985). अब इसमें एक मैनेजर है, इसको एक मैनेजर डायरेक्टर बनाया गया, मैनेजर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी का। बट बाद में क्या हुआ, इसकी सर्विसेज जो थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ही अपने आप में वॉइड था, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था जिसके तहत इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, हाउएवर द मैनेजिंग डायरेक्टर, even the contract was void but he was performing his duties, तब भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता रहा। तो जब ये परफॉर्म करता रहा, even though the contract was void on the basis of which he was appointed as a managing director, however he was entitled to get the work for which he has done। जितना वो काम कर चुका है उसके लिए तो रिम्बर्स होगा ना, तो इसको कंपनसेशन दिया गया। ठीक है, तो व्हाट द परफॉर्मेंस हैज बीन डन, जो ऑलरेडी कर चुका है काम उसके लिए दिएगा, इवन द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। तो ये क्वांटम मेरिट होता है प्रिंसिपल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द क्वांटम मेरिट। सर ये क्या लिखा है, राजस्थान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एसोसिएशन स्टोन इंडस्ट्रीज 1985। एसोसिएशन, ठीक है। तो कई सारे ऐसे केसेस हुए थे, जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बीके मंडल का केस, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट पैसा पे करने की बारी आई तो मना कर दिया। तो वहां हम लीगल टेक्निकलिटीज को नहीं देखेंगे और इसलिए पेमेंट की गई, बिकॉज द अल्टीमेटली नॉन ग्राटिशियस एक्ट था, इंटेंशन फ्री में काम करने की थोड़ी ना है। अब हम कर लेते हैं सेक्शन 71। सेक्शन 71 डील विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फंडर्स ऑफ द गुड्स। बहुत सिंपल सा है, बैरेट से ही क्लियर और समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्शन 71 कहता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, और एमसीक्यू कई बार आ चुका है कि फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ दे रखा है। अब दो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू केस में, एक तो सेक्शन 71 कहाँ है, किससे डील करता है, फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ दे रखा है, जिसको सामान मिला है फाइंडर ऑफ गुड्स उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो ये क्वेश्चन है कहाँ से है, सेक्शन कौन सा है। नाउ
अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर, किसी से संबंधित सामान किसी को मिलता है, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, वो अपनी कस्टडी में रख लेता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज अ बेली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, जैसे बेली की होती है। बेलमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 148 से। बेलमेंट कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 148 से। और बेलमेंट, बेली जो होता है, जो गुड्स मैंने उसको दिए हैं एज अ केयर, वो करेगा। वो जो केयर की बात करिए वो कौन सा सेक्शन है, कि बेली उन गुड्स को, जैसे एक ऑर्डिनरी मैन जो होता है वो 168 रखेगा 151, ठीक है, 151 में लिखा है वो कि बेली अपने गुड्स, जो गुड्स उसके पास आए हैं फॉर मे बी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, वो गुड्स को ऐसे रखेगा जैसे एक ऑर्डिनरी मैन जो है, रीजनेबल मैन, उन चीजों को टेक केयर करेगा। तो 71 में क्वेश्चन तो सेक्शन बेस्ड आता है, फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ दे रखा है। एक एमसीक्यू बनता है कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके की होती है फाइंडर ऑफ गुड्स की, एज अ बेली होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इलस्ट्रेशन नहीं लिखी है, लेकिन सपोज करो मेरा अगर वॉलेट अगर आपको मिलता है तो यू आर बाउंड टू रिटर्न इट, आप बाउंड है, आप रीजनेबल एफर्ट्स लगाइए, ढूंढिए मुझे, मेरा कार्ड उसमें मुझे फोन कर दीजिए। बिकॉज इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, अगर आप वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं और आपने मेरे वॉलेट में से पैसे को यूज कर लिया है, देन यू आर डूइंग अ, कौन सा क्रिमिनल रॉन्ग है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सेक्शन है, 402 403, 2 तो है ही नहीं, 3 से स्टार्ट होता होगा, 2 है वैसे आईपीसी में, लेकिन 403 है। पनिशमेंट कितनी है, 2 साल। 2 साल। कौन से सेक्शन में पनिशमेंट, 5 नहीं सर, 404 में। 404 404 में तो जो मरा हुआ इंसान है उसकी बॉडी में से नो सर 405 में है। 404 में तो जो मरा हुआ इंसान है उसके पास जो बिलोंगिंग्स जो है उसको उठा लेना है, निकाल लेना है, ज्वेलरी हो कुछ हो। तो 405 में, 405 में तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सर सेम सेक्शन में 403। अरे उसी में है, 403 में ये पनिशमेंट, 405 की पनिशमेंट 406 में है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, ठीक है। चलो याद करो थोड़ा, छोटी छोटी सी गलतियों से एक एक नंबर पीछे हो जाते हैं हम, और कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 72 कहता है लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम द मनी इज पेड, जिसको पैसा पे कर दिया गया है, और थिंग डिलीवर्ड, जिसको पैसा पे कर दिया गया है वो भी गलती से, या चीजें चली गई हैं वो भी गलती से, बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन। गलती से, बाय मिस्टेक, अच्छा मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सर इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट लिख कैन बी ली, एनीवन। अभी लिख लीजिए यहीं के यहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों होता है। बेरेट ने नहीं बताया, किसने बताया, केस लॉ ने बताया, कौन सा केस है वो भी बता देंगे अभी आपको, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों कवर हो रहे हैं यहाँ पे। और अंडर कॉर्जन, कॉर्जन का मतलब क्या है, सेक्शन कौन सा है, 15, हाँ जी, तो 16 15, यस, 16 तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, 15 है। सेक्शन 15, तो वही, वहीं से हम कॉर्जन को समझ लेंगे क्या है, ठीक है। तो अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, जिसको पैसा पे कर दिया गया है, और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन मस्ट रिपे और रिटर्न इट। अच्छा एक बात बताओ, आपके अकाउंट में अगर गलती से 10 लाख रुपए आ जाए, आप क्या करोगे हर्षना? सर ये सेम सिचुएशन तो जनधन अकाउंट में हुई थी। बहुत होती है, कई बार हो जाती है, ऐसी गलतियां हुई हैं। आप क्या करोगे, आपके अकाउंट में आज आपके वो मैसेज आता है शाम को क्लास के बाद कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, फिर व्हाट यू विल डू? सर रिपोर्ट करना पड़ेगा। चलो अगर आप उसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर गए तो आपको लगा पैसे आ गए, वी हैव टू कंपेंसेट, you have to return it, you have to pay back, or maybe with the interest also, ठीक है। तो a person to whom the money has been paid or anything delivered by mistake, कई बार बैंक से ट्रांजैक्शन में गलती हो सकती है, कहीं और ट्रांसफर करना था, एक हर्षना, 2 हर्षना हो सकती है एक ही बैंक में,
नाम की, अकाउंट अलग होगा, लेकिन गलती हो गई तो गलती से डिलीवर्ड हो गया अमाउंट, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू रीपे और रिटर्न इट। तो ये क्या था, ए और बी, वो तो चलो एक अलग एग्जांपल था, बट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एंड बी जॉइंटली ओज 100 रुपीज टू बी टू सी, ए अलोन पेज। अब 100 रुपए देने हमें सी को, लेकिन ए ने ही दे दिए सी को सारा पैसा, और बाद में बी ने भी दे दिया। बी को पता नहीं था इस बारे में, ए ने भी दे दिया, बी ने भी दे दिया, तो सी को देने थे 100 रुपए, चले गए 200 रुपए। तो सी इज बाउंड टू रिपे द अमाउंट टू बी, वापिस क्या पे करेगा, सी को वापिस पे करने पड़ेंगे बी को। अच्छा, ए और बी जॉइंटली वर्ड लिखा है, कितने कितने पे करने थे इनको, 50-50। 50-50। चलो ए ने पे कर दिया, ए ने पूरे 100 पे कर दिए, तो क्या ए जो है बी से मांग सकता है भाई 50 रुपए दे? यस, 43 सेक्शन 43। हाँ जी, तो वही याद कर लेना, जॉइंटली, सेवरली, ठीक है, वो उस पर क्लेम कर सकता है। अब ये क्या है, अब जैसे यामिनी ने बोल दिया सेक्शन 43, तो यही दिमाग लगाना है कि 43 क्या कहता है। 43 जो कहता है वो यहाँ अप्लाई हो रहा, तो माइंड में रखना ऐसी सिचुएशन में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। वैसे 42 और 45 है, 43 क्या, लेकिन कंट्रीब्यूशन का ना, हाँ बाद में मुझे पता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टार्ट कहाँ से होता है, वो डेवोल्यूशन वाली जो बात की गई है। जॉइंट लायबिलिटीज 42 से ना 45 जॉइंट जॉइंट लायबिलिटी 42 से 45 तक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, लेकिन वो बात ठीक है, यामिनी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 43 में वो है कि दूसरे पे भी वो ए जो है बी से मांग सकता है। चलो आगे चलते हैं, 72 का बी देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। ए और रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अ सर्टेन गुड टू कंसाइनी, मना कर देता है। रेलवे कंपनी कहती है हम आपको गुड्स नहीं देंगे। उसके पास जैसे सपोज रेलवे से जब हम कुछ गुड्स इधर से उधर जाते हैं, कैरेज होता है, तो रेलवे ने मना कर दिया आपका गुड्स मेरे पास तो आ चुका है लेकिन हम नहीं देंगे, लेकिन कुछ आपको हश मनी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, इलीगल पैसा देना पड़ेगा। रेलवे ने रिकवर कर लिया, रेलवे के एम्प्लॉय ने गलत अमाउंट। द कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, अब जिसको सामान जिसका रुका हुआ था उसे लेने के लिए पेमेंट करनी पड़ी, बाद में इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वाज इलीगली एक्सेसिव, जितना भी गैर कानूनी पैसा था वो वापस लेगा। ये किस में कवर होगा, ये एग्जांपल है कॉर्जन का, बिकॉज कॉर्जन क्या है, सेक्शन 15, सेक्शन 15 कहता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल अमाउंट इट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून में मना है, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ। तो ये एग्जांपल है कॉर्जन का, सेक्शन 72। अब सेक्शन 72 से संबंधित और चीजें वो समझ लेते हैं, केसेस समझ लेते हैं। 3 केसेस होंगे इस पे, छोटे से ही हैं, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें से मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा टेक्निकल या हिस्ट्री के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट का जो प्रिंसिपल है कौन से केस से ड्राइव हुआ है। तो सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 72 में या तो जो चीजें वो बाय मिस्टेक गई हो या अंडर कॉर्जन, 2 इसके पॉइंट्स हैं, वापिस करनी पड़ेगी, गलती से चली गई तो रीपे और रिटर्न करें। अब ये जो डॉक्ट्रिन हमने अनजस्ट एनरिचमेंट पढ़ा था, ये कहां से डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ है केस से। इसमें एक केस था मॉसेस, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मॉसेस वर्सेस मैकफर्टन, 1760 का केस है। इस केस में अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिंसिपल को डील किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया भाई गलती से, मिस्टेक से या अपॉन पैसा अगर बाय मिस्टेक अगर दे दिया गया है तो इट हैज टू बी रिटर्न, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और लिख लेना, उस वक्त जज लॉर्ड जो जस्टिस थे वो कौन थे, लॉर्ड मैन्सफील्ड थे, लॉर्ड मैन्सफील्ड।
और ये अनजस्ट प्रिंसिपल को इंडियन लॉ में अप्लाई कर दिया गया। फिर इंडियन केसेस में सबसे पहले जो अप्लाई हुआ वो केस था ना श्री शिबा प्रसाद, श्री शिबा प्रसाद सिंह वर्सेस महाराजा एस.सी. नंदी, महाराजा एस.सी. नंदी। कब का केस था? 1949 का था। इस केस को जो रेफर किया गया था जब ये अप्लाई हुआ अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल, इसको फिर फ्यूचर में भी अप्लाई किया जाने लगा। केस का नाम था सेल टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैयालाल शराफ इन द ईयर ऑफ 1959। और एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट रहा जिसमें भी इसको भी अप्लाई किया गया था। वो केस का नाम है मफतलाल इंडस्ट्रीज, मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल हमारी इंडियन लॉ में अप्लाई हो चुका है, क्योंकि इसमें अब सबसे पहला केस जो था श्री शिबा प्रसाद के केस में ये कहा गया था कि पेमेंट बाय मिस्टेक का मतलब क्या होता है? पेमेंट बाय मिस्टेक, ठीक है, पेमेंट बाय मिस्टेक। पेमेंट बाय मिस्टेक का मतलब क्या होगा? अगर गलती से पेमेंट पे कर दिए, मस्ट रेफर टू द पेमेंट विच वाज नॉट लीगली ड्यू, नॉट लीगली ड्यू। जो चीज लीगली ड्यू नहीं है आपने वो पे कर दी, ठीक है। जो लीगली पेएबल नहीं है, नॉट लीगली ड्यू एंड यू हैव पेड इट, तो आप उसको रिफंड मांगेंगे ना। आपने एक चीज देखा होगा, बिजली के बिल आते हैं, है ना, बिजली के बिल आते हैं, तो बिजली के बिल में कई बार रीडिंग वगैरह ढंग से वो नोट नहीं कर पाते। ऐसा हुआ है कई बार मेरे साथ भी कि बिजली का बिल अगर 2 या 3 हजार का आना है, वो उन्होंने 5-6 हजार का भी बना दिया है। तो इफ आई पेड, अगर मैं पे कर चुका हूँ विच वॉज नॉट लीगली ड्यू, बाय मिस्टेक उन्होंने गलती से बना दिया है, तो जब मैं वापस पे करूंगा तो मेरा फ्यूचर में जो बिल आएगा उसमें एडजस्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो विच वॉज नॉट लीगली ड्यू और वो मैंने पेड कर दिया तो रिफंड करना पड़ेगा। तो ऐसा इसमें एक आ गया। बस मिस्टेक का मतलब क्या है? यहाँ पर गलती से अगर पैसा पे कर दिया दैट हैज टू बी पे बैक विच वॉज नॉट ड्यू, जो ड्यू नहीं था। इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया गया। सेल टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर में भी क्या हुआ इस केस में? इसमें एक बात और डील की गई थी कि जो सेक्शन 72 है, सेक्शन 72 में मिस्टेक ऑफ लॉ तो कवर है ही और फैक्ट भी कवर है, दोनों चीजें कवर है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ बोथ आर कवर्ड। चाहे गलती कानून की गलती की वजह से हुआ हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आप पेमेंट कर दी हो ज्यादा, तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर। ऐसा क्यों इस केस में हुआ? क्या सेल टैक्स ज्यादा पे कर दिया गया। मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड केस सेल्स टैक्स। तो सेल टैक्स वाज पेड बाय द फर्म अंडर द यूपी सेल टैक्स। यूपी सेल टैक्स के अंदर अमाउंट पे कर दिया गया विच वाज नॉट रिकवरेबल, ठीक है, जो कि एक अल्ट्रा वायर्स था, अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी, जो रीजनेबल नहीं था, तो ये रिफंड होगा, ठीक है। आपको चीज और पता होगी, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं बाद में, इनकम टैक्स रिटर्न, तो अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है तो आपका रिटर्न होता है नहीं होता है? कभी आए हैं पैसे वापस? बिल्कुल आते हैं, टाइम लगता है, आते जरूर है, मेरे भी आए हैं। आईटीआर हम फिल करते हैं, हम अपना प्रॉपर कैलकुलेशन देखते हैं, तो कई बार हम ज्यादा पे कर देते तो आईटीआर में भी वापिस आ जाते, तो रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इट कुड बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट कुड बी अ मिस्टेक ऑफ लॉ।
तो इस केस में यही था कि वापस हुआ जब सेल टैक्स ज्यादा पे कर दिया गया था, विच वाज अल्ट्रा वायर्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही मफतलाल इंडस्ट्रीज में इक्विटेबल प्रिंसिपल डेवलप किया गया था। इक्विटेबल प्रिंसिपल, उसमें भी यही कहा गया, इफ द अमाउंट हैज बीन पेड व्हिच वाज नॉट ड्यू दैट हैज टू बी रिफंडेड, वो भी रिफंड होगा जो ड्यू नहीं है, बाय मिस्टेक अगर आपने पे कर दिया गया, रिफंडेड। 3 केस याद कर लेना। डेवलप कहां से हुआ? मॉसेस से, इसी को फॉलो किया गया मफतलाल में, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल को। सेल्स टैक्स ऑफिसर वाले केस में इसको फॉलो किया गया था, शिबा वाले को, शिबा प्रसाद। और शिबा प्रसाद पुराना केस है, 9, तो एक सीक्वेंस में भी लिखना चाहिए हमें, 49, 59, 97। ठीक है, एक छोटा सा केस और कर लेते हैं, ये क्लीन कर दूं क्या? यस सर। वो वही वाला केस है, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक केस में ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, आपके अकाउंट में अगर पैसे आ गए तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। केस का नाम था केत्रा KETRA केत्राबर सप्पा वर्सेस इंडियन बैंक in the year of 1987. बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिए किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए, बैंक ने क्रेडिट कर दिए ₹1 लाख इन समवन अकाउंट, और उसने विड्रॉ भी कर लिए। भाई इंसान के पास घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए आ जाए तो निकाल ही लेगा वो। तो ये बाकी जो उसने विड्रॉ कर लिए पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, तो ये करेगा ही रिटर्न। ठीक है, ओके। सो हमारा सेक्शन 72 भी कंप्लीट हो जाता है। डन। ठीक है, 72 इज डन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब जल्दी से हम क्विकली मूव कर लेते हैं। ओके, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ओके, सो अब हम एक चीज और कर लेते हैं जो हमारा पहले रह गया था। ओके, हमने एक चीज छोड़ दी थी, कॉन्ट्रैक्ट, जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक था। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट वेज, बट सिर्फ एक पार्ट उसमें रह गया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? देखो, ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ किन सेक्शंस में कवर होगा, बट देयर आर सर्टेन वेज जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां उन सिचुएशन में भी डिस्चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ। द फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम, अब लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट सर्टेन टाइम पीरियड बताता है कि विद इन विच यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर राइट्स। आप अपने अधिकारी के लिए, अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए एक टाइम सर्टेन लिमिट दी गई है लिमिटेशन एक्ट में, उसी में आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपने वो टाइम के दौरान आप नहीं गए तो वो आपका राइट भी खत्म हो जाएगा, रेमेडी खत्म हो जाती है। ठीक है, राइट तो बरकरार रहेगा लेकिन रेमेडी खत्म हो जाएगी। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ रेमेडी बट नॉट द राइट। सो अगर रेमेडी खत्म हो गई तो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे आप। तो देयर इज अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके बाद जो है प्रोमिसरी कोर्ट में नहीं जा सकता।
If there is a breach, he cannot approach the court when the time has been expired. तो lapse of time. Of course ही बात है, देखो इस लिमिटेशन एक्ट में बहुत चीजें हैं, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात की गई सेक्शन 5 में, बट हमें वो चीजें बाद में देखेंगे, वो लिमिटेशन एक्ट करेंगे, क्या वो सूट्स पे अप्लाई होता है, क्या लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 सूट्स पे अप्लाई होता है, ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम फ्रेश सूट तो फाइल नहीं कर सकते, तो एक टाइम पीरियड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसॉल्वेंसी। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, ना ही वो परफॉर्म कर पाएगा। तो जो इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है, इज नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज unauthorized material alteration. Unauthorized material alteration. कई बार क्या चीज होती है, हम कुछ ऐसी अल्टरेशन कर देते हैं वो भी विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट। जब ऑफ कोर्स ही बात है, दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तो दोनों की कंसेंट चाहिए ना। बट इफ यू आर मेकिंग एनी, एक साइड से अल्टरेशन हो गया है वो भी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, देन समहाउ ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट नीड टू परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अ मर्जर। मर्जर का यहाँ मतलब क्या है, जब कोई एक इंफीरियर राइट, आपका एक छोटा राइट एक इंफीरियर राइट जो मर्ज हो जाता है सुपीरियर राइट में, सुपीरियर राइट में। देखो पहले जब आप इंफीरियर राइट्स का मतलब ऐसे कह सकते हैं, पहले आप टेनेंट थे, आप किराएदार थे, आपने वही प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे थे आपने वो खरीद ली हो, आप अब उसके आप ऑनर बन गए हैं, तो आपके जो राइट्स से एज अ टेनेंट, ऑफ कोर्स ही बात है, आप ऑनर बन गए हैं तो उसके राइट ज्यादा बढ़ गए थे, यानी मर्ज हो गया है, देन यू नो नीड टू परफॉर्म द लायबिलिटीज ऑफ द टेनेंट। जो टेनेंट की लायबिलिटी रही थी वो मर्ज हो गई हैं अगर आप उसी संपत्ति को खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल और क्या हो सकता है, एक एडॉक लेक्चरर था, एक टेम्पररी लेक्चरर था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, उसी को अगर परमानेंट कर दिया, जब उसको परमानेंट कर दिया तो एडॉक की लायबिलिटी से तो छूट गया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी छूट के परमानेंट में आ गया, तो परमानेंट वाली परफॉर्म करेगा। So that is also a way of discharging of the contract. These are the 4 ways: lapse of time, insolvency, unauthorized material alteration, and the merger. I hope it is clear now. ठीक है, तो हमारा discharge of contract भी हो गया आज, and we have done a quasi contract as well. Is that clear? Yes, sir.